इसके अंदर जितने भी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है ना, इसके अंदर वो वाले सारे डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट हम लोगों ने अटैच करनी है, जिसके ऊपर हम लोग रिलाई कर रहे हैं और जिसकी बेसिस पे हम लोग सू कर रहे हैं। ये हम लोग रूल्स 14 से ऑनवर्ड्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोगों ने एड्रेस ऑफ प्लेंटिफ बता देना है कि कौन सा एड्रेस होगा जिसके ऊपर अगर कभी कोर्ट ने नोटिस वगैरह या समन वगैरह इशू करने हुए तो उस एड्रेस के ऊपर भेजेंगे। हालांकि ये चीज है सही, लेकिन इसका सब्सटीट्यूशन हमारे पास मौजूद है कि कोर्ट जो है वो उसका जो प्लीडर होगा उसको वो नोटिस दे देगा, और उसके साथ प्रिजम्पशन ये अटैच है, प्लेंटिफ के प्लीडर के ऊपर प्रिजम्पशन ये अटैच है कि उसको ऐसा ही समझा जाएगा जिस तरीके से प्लेंटिफ के ऊपर सर्व किया गया नोटिस। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने इसका एड्रेस ऑफ प्लेंटिफ लाजमी सबमिट करना होता है। लिस्ट ऑफ लीगल एयर्स ये भी लगानी जरूरी है। पहले ये होता था कि ये ऑर्डर 22 की रिक्वायरमेंट थी, ऑर्डर 22 का रूल 3, जिसके मुताबिक हम लोगों ने लिस्ट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स लगानी होती थी। लेकिन अभी क्या है, अभी हम लोगों के लिए कंपलसरी है, जब भी हम लोगों ने कोई प्लेंट दायर करनी है ना, उसके साथ ही हमें एक लिस्ट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स या लीगल एयर्स भी लगानी पड़ेगी। वो इसलिए क्योंकि अगर हम लोगों ने ना लिया तो हमारा जो सूट है वो डिसमिस हो सकता है। उसके बाद है ये रिटर्न ऑफ प्लेंट। रिटर्न ऑफ प्लेंट का मतलब है कि सिर्फ कोर्ट ने एक ही ग्राउंड देखना है, और ये है ज्यूरिसडिक्शन। अगर कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन बनती है तो ही कोर्ट उस केस को, उस सूट को एंटरटेन करेगा। अगर कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन नहीं बनती तो कोर्ट उसको ऑर्डर 7 रूल 10 के जरिए रिटर्न कर देगा। ठीक है, के बाद है ऑर्डर 7 रूल 11। इसके अंदर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट है, और ये इसके अंदर ना ये सारा कुछ जो हम लोगों ने ऑब्जर्व करना होता है, ये बिफोर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट हम लोगों ने इन सब चीजों को देखना होता है कि आया कि एक प्लेंटिफ है, उसका एक राइट इनफ्रिंज हो गया। अब राइट को रेमेडिफाई करवाने के लिए उसने कोर्ट के अंदर जाना, उसके लिए उसने प्लेंट दायर करनी है। तो वो जो हम लोगों ने रूल सारे पढ़े हैं ना, ऑर्डर 6 के अंदर वाले भी जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किए थे, और ऑर्डर 7 के भी, वो सारे हम लोगों ने प्लेंट और वो सारे फॉलो करके प्लेंट के अंदर हम लोगों ने लगाने हैं। फिर हम लोगों ने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स देनी है, फिर हमने एड्रेस ऑफ प्लेंटिफ देना है, फिर हमने लीगल एयर्स की लिस्ट देनी है। अब जब हम लोगों ने ये सारा कुछ कोर्ट में फाइल कर देना है ना, उसके बाद ये जो जिम्मेदारियां ना, ये कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन भी देख सकती है, और जब डिफेंडेंट आता है तो उसकी अगर वो कोई प्ली रेज करता है तो भी देखी जा सकती है। लेकिन ये प्राइमरी जो होती है ना, क्या उसका नाम लेते हैं, ड्यूटी, ये कोर्ट की ही होती है कि वो देखे कि आया ये मेरी जुरिस्डिक्शन में मौजूद है, केस मेरी जुरिस्डिक्शन में बनता है, या फिर इसमें कोई ऐसी इनफॉर्मेलिटी तो नहीं है, इलीगैलिटी तो नहीं है जिसकी वजह से मैं इसको एंटरटेन ही नहीं कर सकता। ज्यूरिस्डिक्शन से मैं बार बार बात कर रही हूँ, ज्यूरिस्डिक्शन वाले के अंदर हम लोगों ने क्या चीज देखनी है एज अ जज, या फिर हम लोगों ने क्या एज अ डिफेंडेंट चीज देखनी है कि वो चीज अगर मौजूद नहीं है उस प्लेंट के अंदर, ठीक है, तो फिर उस प्लेंट को रिटर्न किया जाएगा। ठीक है, ज्यूरिस्डिक्शन ना 3 किस्म की आप लोग ये देखें, 3 किस्म की होती है। एक होती है पिक्यूनरी ज्यूरिस्डिक्शन, जो कि हम लोगों ने इसी के सेक्शन 6 में पढ़नी है, सीपीसी के। उसके अलावा है एक टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन, जो हम लोगों ने सेक्शन 15 से लेके सेक्शन 20 तक पढ़नी है। और एक होती है सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिस्डिक्शन, जो कि सेक्शन 9 में पढ़नी है। इसके अंदर जो पिक्यूनरी ज्यूरिस्डिक्शन है ना, इसका मतलब है कि पैसों वाली ज्यूरिस्डिक्शन, जो कि एक सिविल जज की होती है। अच्छा, यहाँ पे ना एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, वैसे तो सिविल कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी आता है, सिविल जज क्लास 1, 2 और 3 ये चारों आते हैं, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ आवर आर्गुमेंट सिर्फ और सिर्फ सिविल जज क्लास 1, 2 और 3 को रेफर करना है, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट जज है ना, उसकी जो ज्यूरिस्डिक्शन है ना वो अनलिमिटेड होती है, यानी कि वो किसी भी अमाउंट का केस सुन सकता है इन इट्स ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन। ठीक है, तो अब अगर एक कोर्ट है, उसके पास एक केस 10 लाख तक आया है, तो वो सबसे पहले केस ये नहीं होगा कि सिविल जज क्लास 1 के पास चला जाएगा, नहीं, उसने सिविल जज क्लास 3 के पास जाना है। और ये हमें कैसे पता चलेगा क्लास 1 कौन सा, क्लास 2 कौन सा, क्लास 3 कौन सा? हम लोग कोई भी केस इंस्टीट्यूट करते हैं ना, तो तब जो फाइलिंग रूम होती है, या जब सीनियर सिविल जज साहब इनको कर रहे होते हैं मार्क इनके मुतलका जजेस के पास, तो ही वो हमारी इस पिक्यूनरी ज्यूरिस्डिक्शन को देखकर ही मार्क करते हैं इस सारे को ना। इसमें जो सिविल जज क्लास 1 साहब है उनकी अनलिमिटेड है, और जो सिविल जज क्लास 2 साहब हैं उनकी जो ज्यूरिस्डिक्शन है वो है 50 लाख तक,
और जो सिविल जज क्लास 3 है उनकी ज्यूरिसडिक्शन 10 लाख तक है। अब ऐसी भी बात नहीं है कि अगर मैं एक अपना केस लेके गई हूँ जिसका जो इनिशियल क्लेम मैं 9 लाख का करती हूँ, तो अगर मैंने वो अपना क्लेम तो 9 लाख का कर दिया है, तो मैं ये केस जो है ना मेरा, वो सिविल जज क्लास 3 के पास चला गया है। ठीक है, अब क्लास 3 के ने कोई ना कोई डिग्री पास की है, जजमेंट पास की है या ऑर्डर पास किया है, ठीक है, जो कि अपीलेबल ऑर्डर हो। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं होगा कि अगर मैंने इन सब की अपील, डिग्री या जजमेंट के खिलाफ कहीं भी आगे जाना है एपलेट फोरम पे, तो वो मैं क्लास 2 के पास चला जाऊं या क्लास 3 के पास चला जाऊं। नहीं, इनकी जो ज्यूरिसडिक्शन है ना फैसला देने की, वो सेम ही है, यानी कि इन सब का इक्वल ही कंपिटेंसी मानी जाएगी कोई भी फैसला देने की। लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा, इन सब का एपलेट फोरम है ना जो, वो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, अब चाहे हमारे पास कोई भी सिविल कोर्ट है, चाहे क्लास 1 है, चाहे क्लास 2 है या 3 है, इनमें से जो भी कोर्ट अपनी डिग्री देगा, उसके खिलाफ जो हमने अपील लेके जानी है ना, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लेके जानी है, ना कि इनके ऊपर। ये सिर्फ इनकी इतनी क्लासिफिकेशन ना इनकी पिक्यूनरी लिमिट तक है, ताकि कोर्ट्स के अंदर ज्यादा मैस ना क्रिएट हो। लेकिन ये भी जहां पे जरूरत नहीं होती वहां पे इनकी इतनी ज्यादा क्लासिफिकेशन की तरफ भी नहीं जाया जाता। जहां पे जरूरत होती है वहां पे, जैसे बड़े शहरों में, वहां पे इनकी ज्यादा जरूरत होती है, तो फिर इनको ना किया जाता है क्लासिफाई। यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ लें। हाफ बताई थी, क्योंकि ना इसके अंदर मैंने आप लोगों को ये बताया था, जब भी हम लोगों ने कोई इंटरेस्ट लेना है, कोर्ट से मांगना है, तो वो पैसों की बेसिस के ऊपर मांगना है। लेकिन जो मीन्स प्रॉफिट होगा ना, उसके अंदर हम लोगों ने जब मीन्स प्रॉफिट मांगना है, तो एक शख्स को अगर हम लोगों ने कोई प्रॉपर्टी, किसी बंदे ने हमारे पे कब्जा कर लिया प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है, और उसके नीचे मैंने ये मिसाल दी थी कि 6 दुकानें थी। अब अगर उस बंदे ने उसी रॉन्गफुल कब्जे पोजेशन के दौरान इन 6 दुकानों से, चाहे वो प्रॉपर्टी के अंदर से लिया है कोई फायदा या नहीं लिया, जब हम लोगों ने उससे अपने रिस्टोरेशन इस चीज की मांगनी है ना, प्रॉपर्टी की सारी की, तो हम लोगों ने उसके साथ साथ इन 6 दुकानों का ना किराया भी मांग देना है। ठीक है, लेकिन मैंने आप लोगों को ये नहीं बताया था कि विद द इंटरेस्ट ऑन सच प्रॉफिट, ये क्या बात है। वो असल में लास्ट टाइम मैं जब कॉपी पेस्ट कर रही थी ना, तो ये पहली 3 लाइनें हुई थी और बाकी 2 लाइनें नहीं हुई थी कॉपी यहाँ पे, तो इसलिए ये बाकी की अभी डेफिनेशन हम लोग कवर कर लेते हैं। टुगेदर विद द इंटरेस्ट ऑन सच प्रॉफिट्स, यानी कि ये जो 6 दुकानों का अगर फर्ज करे 10-10 हजार रुपया किराया था, और ये 60,000 रुपया किराया बन गया, और इस बंदे ने हमारे से 2 साल कब्जे में रखा है। अब हम लोगों ने इसके लिए सूट किया हुआ है, सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी अलोंग विद मीन्स प्रॉफिट, जो कि उसने हासिल किए हैं इन 6 दुकानों से। तो अब ये 60,000 तो एक चीज हो गई, लेकिन अब ये तो नहीं है कि इसने स्टैटिक रहना अमाउंट ने, नहीं, अब इसके ऊपर जितनी भी अमाउंट होगी ना एज एन इंटरेस्ट, जो कि हमें कोर्ट जो है वो अलाउ कर सकता है, और ये ज्यादातर जो स्टेट बैंक का होता है ना, उस साल का मुतलका इंटरेस्ट रेट उसके मुताबिक होता है। ठीक है, फर्ज करें ये 6% है या 5% है, तो हम लोगों ने ये फिर जब कोर्ट हमें ग्रांट करेगी ना, हम लोगों ने मांगते वक्त तो उसका इंटरेस्ट भी साथ ही मांग लेना है। लेकिन ये अब कोर्ट की डिस्क्रेशन है कि वो हमें 60,000 का 6% भी उससे लेके देती है या नहीं। हाँ, लेकिन इसके अंदर एक चीज उन लोगों ने मनाई की हुई है कि अगर उस बंदे ने वो वाले प्रॉफिट्स हासिल किए हैं जो उसने खुद इम्प्रूवमेंट से लिए हैं, मिसाल के तौर पर अगर मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर एक बंदे ने कब्जा किया हुआ और उसमें 4 दुकानें थी, लेकिन बाद में उसने तोड़ के इन चारों को ना 6 कर दिया है। अब जो उन 6 में से 4 का प्रॉफिट है या 4 का किराया आया है उसके पास, मीन्स प्रॉफिट वगैरह जो भी आए हैं, ठीक है, उसका तो मैं मांग सकती हूँ। लेकिन ये जो इम्प्रूवमेंट उसने करके 2 का अलहदा से किया है ना खुद, वो मैं नहीं मांग सकती। इसको मैं एक बार आपको पढ़ के बता देती हूँ, मीन्स प्रॉफिट, क्योंकि ये सूट फॉर पोजेशन के अंदर एक एक्स्ट्रा चीज है जो हम मांग रहे हैं, जिसका नाम है मीन्स प्रॉफिट। मीन्स प्रॉफिट ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स दोस प्रॉफिट्स which the person in wrongful possession of such property actually received or might with ordinary diligence have received therefrom, together with the interest on such profit, but shall not include the profit due to improvements made by the person in wrongful possession।
ये आपका ऑर्डर 7 रूल 14 का फॉर्म है, इसके ऊपर वो रिलाई कर रहा है और किन किन की बेसिस पे वो सू कर रहा है। सू करने का ये मतलब है कि कौन कौन सी चीजें उसके पास उसके कब्जा इख्तियार में हैं जो कि वो अदालत में पेश कर रहा है, और जो वो बाद में करेगा पेश, उनको वो रिलाइड अपॉन कहता है। ठीक है, अगर किसी शख्स ने एट द टाइम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट वो डॉक्यूमेंट्स जो कि उसके केस का हिस्सा थे वो पेश नहीं किए, और ना ही उसने नीचे लिखा है, सॉरी मैडम, हाँ जी, मैम आप रिपीट करें। मैम अभी ज्वाइन किया, मैम ज्वाइन नहीं हो रहा था। अच्छा सॉरी सॉरी, मैम जो अभी पहले अच्छा मैं इसके अंदर मैं ये बता रही थी कि ये जो है ना इसके अंदर जो मैं अभी आपको बता रही थी ना ऑर्डर 7 रूल 14 के अंदर कि हम लोगों ने दो तरह के डॉक्यूमेंट्स का इसमें जिक्र करना आता है, एक डॉक्यूमेंट्स टू बी रिलाइड और दूसरा जिनके बेसिस पे उसने सू की है, तो यानी कि उस कोर्ट में आया है। मिसाल के तौर पे वो एक डॉक्यूमेंट है जो कि उसका बैनाम है और उसकी बुनियाद पे वो कह रहा है कि मैं इसका मालिक हूँ और काबिज हूँ, तो फिर उसने जो दिखाना होगा ना वो उसने यहाँ पे लिखना होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि उसके कब्जे में नहीं है लेकिन वो रिलाई कर रहा है कि मैं इसको बाद में पेश करूंगा, तो उसने फिर वो इस कॉलम नंबर 2 के अंदर फिल करना है। और फिर उसके बाद अगर वो फ्यूचर में कोई देना चाहता है कोर्ट के अंदर, तो वो फिर इसका जो कॉलम नंबर 3 है ना उसके अंदर वो लिखेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने ये बता देना है कि इसके अंदर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि इस फॉर्म के अंदर मौजूद नहीं है उसने नहीं लिखा, उसको एट द टाइम ऑफ ट्रायल अपना एविडेंस पेश करते हुए वो बंदा ना नहीं कोर्ट में पेश कर सकता। हाँ, लेकिन अगर वहां पे डिफेंडेंट है, उसको कोई भी ऐसी चीज दिखानी है जिसका उसने प्रूफ लेना उससे क्रॉस एग्जामिनेशन करते वक्त, तो फिर वो कोई भी डॉक्यूमेंट दिखा सकता है जो कि इस फॉर्म के अंदर मेंशन नहीं है। ठीक है, और अगर उसके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट रह गया है जो कि उसने ऑर्डर 7 रूल 14 के फॉर्म के अंदर पेश नहीं किया, तो उसको वो बाद में कोर्ट की इजाजत के बगैर खुद ब खुद पेश नहीं कर सकता। ठीक है, ये इनएडमिसिबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट प्रोड्यूस्ड व्हेन द प्लेंट फाइल्ड, ये सारा कुछ जो मैंने पढ़ा था ना अभी वो ऑर्डर 7 के रूल 18 के मुताबिक था। ठीक है, अभी आ जाए रूल 16 एंड 17। 16 के अंदर यह है कि अगर किसी भी शख्स ने किसी भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यानी कि चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, इन सब में से किसी भी चीज के ऊपर की बेसिस के ऊपर कोई सूट दायर किया है लेकिन वो गुम हो चुका है, तो फिर कोर्ट उसको सिर्फ और सिर्फ उस वक्त एप्लीकेबल मानेगा जब वो शख्स जिस भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बेसिस के ऊपर वो रिकवरी का दावा कर रहा है या कोई भी किस्म का और क्लेम कर रहा है, तो उसकी लाइक अमाउंट सेम अमाउंट के लिए उसने सिक्योरिटी कोर्ट में जमा नहीं करवा दी। अगर उसने साल के तौर पर 10 लाख का एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट था, उसकी बेसिस पे ऑर्डर 37 का कोई रिकवरी का दावा किया हुआ है या सिंपल रिकवरी का दावा किया हुआ है, तो अब जब तक उसने 10 लाख की सिक्योरिटी कोर्ट में जमा नहीं करवा देनी तब तक उसका अगला सूट भी नहीं चलना। ठीक है, उसके बाद रूल 17 है, ये प्रोडक्शन ऑफ शॉप बुक्स, ये जो उनकी शॉप की बुक्स होती हैं किसी भी कमर्शियल ट्रांजैक्शंस के लिए, तो क्या होता है कि वो सारी की सारी बुक्स वगैरह नहीं कोर्ट में लाई जा सकती, तो उनकी फोटोकॉपी लगेगी, लेकिन उनकी वेरिफिकेशन के लिए ना एक बार कोर्ट में लाया जाएगा जब कोर्ट उसके अंदर जज साहब जो होंगे कोर्ट के वो उन दोनों को रख के एग्जामिन करेंगे, फिर अपने सिग्नेचर्स वगैरह ऊपर कर देंगे, कोर्ट का स्टैंप लग जाएगा, उसकी फिर सर्टिफाइड कॉपी एक हिसाब की बन जाएगी और फिर वो सर्टिफाइड कॉपी को कोर्ट की फाइल में लगा देंगे, जबकि जो ओरिजिनल होगा वो उनको वापस कर दिया जाएगा। फिर रूल 19 में हम लोगों ने आ जाना, रूल 19 के अंदर फर्द पता जो हम यूजुअली लगाते होते हैं, ये फर्द पता जी, ये फर्द पता है और ये हम लोगों ने लगाना होता है एट द टाइम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, और इसके अंदर जो प्लेंटिफ होता है ना उसने अपना पता लगाना होता है। हर प्लेंटिफ ने, चाहे एक से ज्यादा प्लेंटिफ है तो हर के लिए सेपरेट सेपरेट लगेगा, लेकिन अगर एक प्लेंटिफ है तो एक ही लगेगा। इसके अंदर उसका नाम, उसकी रिहाइश लगेगी, तहसील, डाकखाना, जिला, ये सारा कुछ लगता है ताकि कल को अगर प्लेंटिफ को बुलवाना कोर्ट में पड़ जाए तो फिर हम लोग इसके यहाँ पे मेंशन्ड एड्रेस के ऊपर उसके मुतलका नोटिस या समन भेजेंगे। अगर उस प्लेंटिफ ने अपना एड्रेस चेंज कर लिया तो क्या होगा, तो उसने अपना नया इस तरीके का ही एक फर्द पता कोर्ट में जमा करवाना है विद के एक एप्लीकेशन टाइप के, मेरा अब ये चेंज हो चुका है और अब मेरा जो पुराना पता है उसको इस नए पते से सब्सटीट्यूट कर लिया जाए, तो इसको फिर कोर्ट
फाइल का एक हिस्सा बना लिया जाता है और जो डिफेंडेंट होता है उसको भी एक कॉपी दी जाती है, ताकि अगर कल को उसने भी कोई नोटिस बनाना है, भेजना है, तो उसके पास भी इसकी कॉपी रहे। ठीक है। उसके अलावा नेचर ऑफ एड्रेस टू बी फाइल्ड, ये जिस भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो बंदा रह रहा है और या फिर जहां पे उसका कोई सूट या पिटिशन फाइल की गई है, ठीक है, उस डिस्ट्रिक्ट का ही यहाँ पे पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर मैं डिस्ट्रिक्ट लाहौर के अंदर रह रही हूँ, लेकिन मेरा बाद में पता जो है वो कसूर का हो जाता, सॉरी फैसलाबाद का हो जाता है, तो फिर मुझे वहां पे अपना जो ऑर्डिनरी रेजिडेंस की तहत अपना एक नया फर्द पता देना पड़ेगा, जहां पे यानी कि मैं रह रही हूँ, और ऑर्डिनरी रेजिडेंस में ना जहां पे मैं परमानेंटली रह रही हूँ वो भी आ सकता है, और उसके अलावा जहां पे मैं वर्क फॉर गेन या बिजनेस किसी भी जगह पे रह रही हूँ ना वो भी आ सकता है। उसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है जहाँ पे हम लोगों ने सूट अप्लाई किया, सूट दायर किया हुआ है, यहाँ पे ना आप लोग ऑर्डर 3 रूल 6 लिख लें, और उसका रेफरेंस देके आप लोग ये लिख सकते हैं कि हो सकता है कि मैं उस डिस्ट्रिक्ट से तो बाहर चला जाऊं जहां पे ये सूट दायर है, तो मैं अपनी जगह पे एक एजेंट यहाँ पे मुकर्रर कर सकता हूँ जो कि मेरे बिहाफ पे इस सूट के लिए नोटिस या समन करेगा रिसीव। इसके लिए हम लोगों ने ऑर्डर 3 रूल 6 के अंदर प्रोसीजर पड़ा हुआ है। ठीक है। उसके बाद ये है कि चेंज ऑफ एड्रेस, ये रूल 24 है, लेकिन इसके अंदर एक मजे की बात ये है कि अगर हम लोगों ने उसका जो होगा ना प्लीडर, उसको कर दिया है सर्व नोटिस, तो उसको ऐसा ही समझा जाएगा कि जैसा कि हमने उस शख्स को नोटिस सर्व किया है। उसके बाद ये रूल 20 के बाद रूल 21A डाल दिया गया, जो कि यह है कि हम लोगों ने जितनी भी प्लेन्स वगैरह देनी है ना, उसके साथ हम लोगों ने इसकी कॉपी नंबर ऑफ प्लेंट की जितने भी डिफेंडेंट्स होंगे उसके इक्वल नंबर की हम लोगों ने ना कॉपीज वगैरह भी वहां पे उसको प्रोवाइड करनी है एट द टाइम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। और अगर हम लोगों ने फेलियर कर दिया इस बात के लिए, तो फिर कोर्ट अपनी मर्जी से कोई भी दावा कर सकती है, सॉरी कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है। अच्छा, इसके अंदर जब जो होगा ना हमारा प्लीडर, उसका क्या नाम लेते हैं, एड्रेस, उसके ऊपर सर्विस की जा सकती है रूल 23 के मुताबिक। लेकिन क्या होगा, एक मिनट रुकिएगा, अजान हो रही है यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद 21A के अंदर उन्होंने सिंपल इतना सा बताया हुआ है कि अगर किसी भी बंदे ने कोई कॉपी या डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं लगाए किसी प्लेंट के, तो फिर कोर्ट अपनी मर्जी से कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है। अच्छा, इसके अंदर जहां पे भी वर्ड आता है ना हमारी डिस्क्रेशन का, किसी भी लॉ के अंदर किसी भी चीज के लिए डिस्क्रेशन कोर्ट की, तो उसका ये बिल्कुल मतलब नहीं होता कि ये कोर्ट है और कोर्ट इस वक्त किस मूड में बैठी हुई है, उसने इस वकील को देख के क्या रिलीफ देना है या इसको देख के क्या लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो सारी कोर्ट की डिस्क्रेशन है ना, ये सारी की सारी गाइडेड होती है बाय प्रिंसिपल्स लेड डाउन बाय हायर जुडिशरी, इंक्लूडिंग बोथ द हाई कोर्ट्स एज वेल एज द सुप्रीम कोर्ट्स। ठीक है। उसके अलावा हमारे पास क्या चीज, हमारी डिस्क्रेशन यानी कि एक जज के डिस्क्रेशन के लिए, उसके गाइडलाइन के लिए क्या चीज, एक तो ये हाई कोर्ट की हो गए, ले आओ उधर से ले आओ, डिस्पोजल नहीं पड़ेगा, इन सब के फैसले वगैरह हो गए। और दूसरा एक प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। और अगर हमारे पास पाकिस्तान के कवानीन भी मौजूद नहीं है, मतलब कि हायर जुडिशरी के प्रेसिडेंट्स की सूरत में, या फिर हमारे पास कोई ऐसा तरीकाकार नहीं है नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स के जरिए या इक्विटी के जरिए कि हम उसको यूज कर सके, तो फिर हम लोग दूसरे ममालिक की जजमेंट्स जैसा कि इंडिया या अमेरिका या फिर यूके, कॉमनवेल्थ कंट्रीज, इन सबको, ऑस्ट्रेलिया, इनको यूज करके एक एनालिसिस ड्रा करने के लिए वो कोर्ट में पेश कर सकते हैं। तो आप लोगों ने ये कभी भी नहीं समझना कि यहाँ पे जहाँ पे भी सीपीसी में जहाँ पे भी कोई वर्ड डिस्क्रेशन का आएगा ना, वो कोर्ट की अपनी डिस्क्रेशन नहीं, बल्कि वो डिस्क्रेशन है जो कि उसे स्टैट्यूट के अलावा सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ लॉ ने गाइड किया, उसको यूज करते करते ना आनी है। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ये देखना है कि वो जो अगर एक शख्स है उसको डिफेंडेंट की तरफ से फर्द पता उसने अपना कोर्ट में पेश किया हुआ है, अब वो डिफेंडेंट की तरफ से उसके पास कोई ना कोई चीज जानी है, ठीक है, और उसने जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ एड्रेस, वहां पे वो शख्स पर्सनली नहीं मिला,
तो फिर क्या प्रोसीजर होगा? तो फिर ऐसा हो सकता है कि उसका कोई भी अडल्ट मेल मेंबर जो होगा उसको दे दिया जाएगा और उसके साइन वगैरह ले लिए जाएंगे नोटिस के ऊपर। मैं ये आपको 1 मिनट पहले दिखा दूं, फिर बाकी का बताती हूँ। ये नोटिस होता है जब भी कोर्ट की तरफ से कोई जाता है, ठीक है, और ये उसके पीछे रिपोर्ट होती है, ठीक है। ये रिपोर्ट किसकी होती है? ये रिपोर्ट जो तमील कुनंदा जो शख्स जाता है ना प्रोसेस सर्वर, ये उसकी रिपोर्ट होती है और उसने सारा कुछ बयान किया होता है कि आया कि मेरे पहुंचने पे वो बंदा मिला था या नहीं मिला था। मिसाल के तौर पे ये मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। अदम तमील, इसका ये मतलब है कि ये बंदा नोटिस तो लेके गया है लेकिन वो वहां पे दे नहीं सका, उसकी तमील नहीं हुई। गुजारिश है जनाबे वाली, गुजारिश है कि सॉरी फिदवी को नोटिस बगैर तामील आज मोरहा 9/10/2019 बवक्त सुबह 8 AM मसूल हुआ। यानी कि फिदवी का यहाँ पे ये मतलब होगा जो बंदा खुद गया है ना सर? जी वफद लेके जो जाता ना उधर से फिदवी। जी ठीक है सर। हुआ और फिदवी राय तामील पता ना मिल सका, आकर बंद जनाबत मजकूरा मकान मकफल पाया गया, यानी कि घर के बाहर ताला लगा हुआ था और वो वापस आ गया। और इर्द गिर्द से दरियाफ्त करने पर दरियाफ्त हुआ कि मुद्दा फैसल इकबाल के बारे में कुछ पता ना चल सका। नोटिस हजा की तारीख पेशी तामील होने की वजह से जरूरी दोबारा मौका फिदवी दोबारा मौका पर ना जा सका, वजह तामील ना हो सकी लिहाजा रिपोर्टर्स है। ये एक रिपोर्ट अपनी तरफ से बेच देते हैं। अगर उस बंदे ने चस्पांदगी कर दिया तो वहां पे ये चस्पांदगी की रिपोर्ट आ जाएगी। अगर उस बंदे से, और ये नीचे उसने साइन वगैरह भी अपने काट दिए हैं, लिख के ना वो साइन वाला हिस्सा काट गया। अच्छा, उसके अलावा क्या होगा कि अगर उसने यहाँ पे किसी उसके अडल्ट मेल मेंबर को दिया था तो वहां पे उसका नाम आ जाएगा कि मैंने तामील काट दिया और उसके साइन ले लिए जाएंगे। ये इसलिए लिया जाता है ताकि कोर्ट को ये प्रूफ दे सके कि मेरी तरफ से कि अगर यहाँ पे लिख दिया ना कि मैंने उसके मेल मेंबर को दे दिया है या वहां पे चस्पांदगी कर दी है, तो इसके साथ प्रिजम्पशन ये अटैच है कि हम लोगों ने ना उस शख्स के ऊपर नोटिस सर्व कर दिए हैं, ठीक है। और नोटिस सर्व करने का ये मतलब है कि अब वो अगर कोर्ट में बंदा पेश नहीं हो रहा तो उसके खिलाफ एक्स पार्टे हम लोग कोर्ट भी डिसीजन दे सकते हैं, ठीक है। और ये ना उन्होंने स्पेसिफिकली यहाँ पे ऑर्डर 5 का रेफरेंस नहीं दिया, उन्होंने ये सारे का सारा प्रोसीजर रूल 22 के अंदर सारे का सारा खुद ही बयान किया हुआ है। तो आप लोग ना इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। पहले उसने कहा कि सर्विस उसकी देनी है, फिर अगर एजेंट अगर फिर भी सर्विस नहीं हुई किसी मेल मेंबर के जरिए तो फिर उसकी अफिक्सेशन कर दी जाएगी उसके घर के बाहर किसी भी कॉन्स्पिशियस पार्ट पे, और फिर यही समझा जाएगा कि उस बंदे को पर्सनली सर्व हो चुका है। और अदरवाइज वो कोई और तरीका भी अपना सकता है कोर्ट, जिससे कि कोर्ट को ऐसा लगे कि इस शख्स के पास नोटिस सर्व हो जाना चाहिए और होगा, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 के ऊपर आ जाता, अगला हमारे पास है लिस्ट ऑफ लीगल एड्स। अच्छा, लिस्ट ऑफ लीगल एड्स से पहले ना मैं सेक्शन 2 सब सेक्शन 11, ये इसके अंदर ना लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स की डेफिनेशन है, ठीक है। और लीगल एड, सॉरी मैं गलत बोल गई, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव में ना 3 तरह के लोग डेफिनेशन में उन्होंने बताया हुआ है। एक तो वो सिंपल है जो हमारे लीगल एड्स होते हैं, एग्जीक्यूटर होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह होते हैं, वो ये है हु इन लॉ रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन, ठीक है। उसके अलावा दूसरे उन्होंने क्या इंक्लूड्स एनी पर्सन हु इंटरमेडल्स विद द स्टेट ऑफ डिसीज। एक तो ये शख्स हो गया, और दूसरा हु where a party sues or is sued in representative character the person on whom the state devolve on death of party or party so suing। इसके अंदर एक तो वो सिंपल लीगल एड्स की बात कर रहा है, दूसरा वो ये कह रहा है कि उस प्रॉपर्टी के साथ कोई भी शख्स जो इंटरफेरेंस करता है, ठीक है। इसके अंदर आप टेनेंट को भी कंसीडर कर सकते हो, और उसके अलावा अगर कोई लाइसेंसी वहां पे मौजूद है जो कि उस मरने वाले शख्स की जिंदगी में उसकी इजाजत के साथ वो प्रॉपर्टी यूज कर सकता है, वो तो इसके अंदर इंक्लूड है। लेकिन इसके अंदर कोई भी ट्रेसपासर इंक्लूड नहीं है। वो इसलिए इंक्लूड नहीं है क्योंकि पीपीसी के तहत और टीपीए के तहत, इन दोनों के तहत ट्रेसपासर का जो एक ना स्टेटस होता है वो इलीगल होता है, तो लिहाजा उसको हम लोगों ने इसके अंदर इंक्लूड नहीं करना। उसके अलावा जो तीसरा है ना इन रिप्रेजेंटेटिव एक्टर, इसकी सबसे आसान ये मिसाल है कि जैसे एक मस्जिद, ठीक है। अब उस मस्जिद के अंदर अगर एक मुतवल्ली वहां पे मौजूद है और वो
उस मस्जिद के लिए ही वो केस लड़ रहा है, ठीक है। अब अगर वो मतवल्ली फौत हो गया ना, तो उसका जो भी सक्सेसर आएगा उस ऑफिस के अंदर, वो बतौर मतवल्ली, ठीक है, तो वो शख्स जो है ना इसके अंदर लीगल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे आएगा, ठीक है। अब उन्होंने सिंपल ये कह दिया हुआ है कि जो भी शख्स उस शख्स का किसी भी स्टेट का मालिक है ना, जो उसका कोई भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, उन सब की हम लोगों ने लिस्ट देनी है इसके अंदर, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ प्रॉपर्टी है कि आया कि वो अगर है इनहेरिटेंस वाली प्रॉपर्टी, तो हमने उसके सारे जितने भी बहन भाई या बच्चे, जो भी बंदा उसके लीगल एयर में आएगा हमारे इस्लामिक प्रिंसिपल्स के तहत, उन सबको डाल देना है। अगर कोई बंदा ऐसा है जिसके ऊपर कोई कब्जा हो चुका है या जिसकी पोजेशन वगैरह का मसला है और उसके अंदर ट्रेस पासर के अलावा कोई भी बंदा बैठा हुआ है और वो उस बंदे की हयात में, उसकी जिंदगी में कोई उससे परमिशन वगैरह लेके बैठा हुआ है या कोई टेनेंट बैठा हुआ है, उसको एज एन इंटरमेडिएट हमने डाल देना है। और उसके अलावा रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में उन प्रॉपर्टीज के अंदर डालना है जिन प्रॉपर्टीज के लिए सू किया गया है, चाहे उनकी रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में, और ये उस बंदे की ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी है, उसकी पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी नहीं है, ठीक है। और ये इसका फॉर्म है जी। और पहले ये नहीं होता था, लेकिन अभी इसको लगाना जरूरी है। पहले ये ऑर्डर 22 रूल 3 के तहत डाला जाता था, इनकी लिस्ट दी जाती थी, लेकिन अभी इन्हें हर केस के अंदर डालना था। उसके लिए ये अमेंडमेंट है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अगर किसी भी शख्स ने ये एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ सूट नहीं लगाई लिस्ट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, तो फिर उसका सूट जो है ना वो डिसमिस कर दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अभी हमारे पास आ गया है एडमिटिंग प्लेंट। जब हम लोगों ने कोई भी प्लेंट देनी है ना, तो उसके अंदर हम लोगों ने नंबर ऑफ कॉपीज डालनी है, जितने डिफेंडेंट होंगे वो सारे, और उसके साथ 2 एक्स्ट्रा। उसके अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, ईच एंड एवरीथिंग हम लोगों ने उसके साथ अटैच करनी है, अदरवाइज उसको वापस कर दिया जाएगा। और उसको वापस करने के बाद हमें कहा जाएगा कि आप इसको पूरी फाइल को करके लाएं और वापस करें, ठीक है। अगर हम लोगों ने ऐसा ना किया, अच्छा ये इसके अंदर एक इसमें भी चेंज आई है, ये रूल 9, इसके अंदर उन्होंने कहा कि प्लेंट और जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए हैं जो मैं अभी बोल रही थी वो ये है, ठीक है। 2 एक्स्ट्रा कॉपीज डाल के आपने कोर्ट के अंदर देना है। इसमें जो ए पार्ट है वो सब्स्टिट्यूट हो चुका है, ठीक है। और उसके अलावा कंसाइज स्टेटमेंट, अगर किसी भी शख्स ने अपनी किसी भी रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी के अंदर कोई भी सूट दायर किया है, तो उसकी एक कंसाइज स्टेटमेंट भी साथ डाल देगा। उसके अलावा जो चीफ मिनिस्ट्रियल ऑफिसर ऑफ कोर्ट होगा, उसने इन सब चीजों को चेक करना है और उसने देखना है कि ये आया कि ठीक भी लगी हुई है या नहीं, ठीक है। उसके बाद हम लोग ऑर्डर 7 रूल 10 पे आ गए हैं। ये है रिटर्न ऑफ प्लेंट। रिटर्न ऑफ प्लेंट का, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि ये कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के ऊपर है। आप लोगों ने ना 2 चीजों में ख्याल रखना है, एक रिटर्न ऑफ प्लेंट और एक रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। इसके अंदर ना लिख दिया हुआ है कि ये किसके लिए है, ये जुरिस्डिक्शन के लिए। अब चाहे इसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन हो या फिर इसकी पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन हो या सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन हो, कोर्ट ने इसको रिटर्न कर देना है। अच्छा, पिक्यूनरी का तो मैंने पहले आपको इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था कि ये 3 किस्म की होती, तीनों सिविल जज क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3, इन तीनों के लिए जो भी फिक्स है ना उसके मुताबिक लानी है। लेकिन अगर किसी के पास टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, तो उसको ना सेक्शन 15 से लेकर 20 तक देखा जाएगा कि आया कि जिस जगह पे प्रॉपर्टी मौजूद है, मिसाल के तौर पे अगर ये मेरी प्रॉपर्टी है और इसका इतना हिस्सा एक डिस्ट्रिक्ट में है जबकि इतना हिस्सा दूसरी डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक ही कोर्ट में जाऊं और इस सारी की सारी प्रॉपर्टी को ना के लिए सूट करूं, नहीं। चाहे ये एक मरला भी दूसरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है ना और उसका कोर्ट इस्टेब्लिश है, जो कि आज के जमाने में है, तो फिर मैंने उस एक मरले के लिए मुतलका कोर्ट में जाना और इस सब के लिए मुतलका कोर्ट में। अब फर्ज कर, और कभी भी ऐसा नहीं होता कि रिटर्न ऑफ प्लेंट जो है ना वो पार्शियल हद तक हो, नहीं। अगर उन्होंने पार्शियल हद तक करनी हो ना, तो फिर वो कहते हैं कि आप इतना क्लेम रिलिंक्विश कर दें ताकि ये कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंदर आ सके, जो हम लोगों ने ऑर्डर 2 के अंदर पढ़ा था रिलिंक्विशमेंट ऑफ क्लेम के लिए, ठीक है। या फिर वो ऐसा कर सकता है, कोर्ट की लीव के साथ कोर्ट से वहां से इजाजत ले तो इतना इतना सूट चला ले और इतने के लिए सेपरेट सूट कर दे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ये अच्छा,
इसके लिए ना एक चीज सबसे ज्यादा अहम है, वो है इसका टाइम पीरियड। अगर एक शख्स है उसने कोई सूट दायर किया है और सूट दायर करने के बाद ना वो जो उसका सूट था ना वो 1 साल तक चला है, ठीक है, लेकिन अब बाद में उनको ये पता चला कि ये जो सूट था इसकी ये जुरिस्डिक्शन नहीं थी बल्कि ये इस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन थी। तो अब कोर्ट ने इसको रिटर्न करना है प्लेंटिफ को, और प्लेंटिफ को कहना है कि तुमने इसको अपने अप्रोप्रिएट प्रॉपर कोर्ट के अंदर जाकर सूट को दायर करो। और इसके लिए ये होगा कि जिस दिन ये सूट दायर किया गया था और जिस दिन उसे रिटर्न किया गया, ये दोनों डेट्स जो हैं उस प्लेंट के ऊपर लिखती जाएंगी, कोर्ट अपने ऑर्डर के अंदर भी लिख देगा, और फिर वो बंदा ना मुतलका प्लेंट लेके मुतलका अपने प्रॉपर कोर्ट में चला जाएगा। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि इस शख्स को प्लेंट तो रिटर्न हो गई है लेकिन उसने इसका कोई जिक्र नहीं किया और इस कोर्ट में विदाउट वो जो प्रीवियसली रिटर्न प्लेंट है ना उसके चला गया और लिमिटेशन खत्म हो चुकी है, तो फिर ये यहाँ पे सेक्शन 14 का जो होगा ना प्ली वो नहीं ले सकेगा। सेक्शन 14 की प्ली सिर्फ और सिर्फ उस वक्त ली जा सकती है जब एक शख्स है उसने एक गलत फॉर्म के ऊपर अपना केस दायर कर दिया था, वहां से उसको रिटर्न हुआ और उसने वही रिटर्न कॉपी लेके मुतलका कोर्ट में गया। अच्छा, रिटर्न ऑफ प्लेंट का भी ना एक थोड़ा सा प्रोसीजर है, वो भी आप देख लें। जब भी कोर्ट के पास एक केस जाता है उसने उसकी जुरिस्डिक्शन देखनी होती है। जुरिस्डिक्शन ना 2 या 3 चीजों से पता चल जाती है। सिर्फ इसके लिए ना आपने एक प्लेंट देखनी है और प्लेंट के अंदर भी एक वैल्यूएशन वाला देखना है हिस्सा, एक टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन वाला और रिलीफ वाला, ठीक है। इन तीनों को देखने के बाद कोर्ट ये डिसाइड करती है आया कि मेरी जुरिस्डिक्शन है या नहीं। अगर है तो उसको केस को आगे, अगर ये कोर्ट ने खुद देखा है, ठीक है। अगर कोर्ट के पास प्लेंट एडमिट हो चुकी है और उसके बाद रिटन स्टेटमेंट आई है और रिटन स्टेटमेंट के अंदर किसी बंदे ने प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन लिया है, तो फिर क्या होगा, फिर इसके लिए एक इशू फ्रेम किया जाएगा जिसे प्रिलिमिनरी इशू कहते हैं, ठीक है। फिर जितना भी मेरिट ऑफ केस होगा ना वो ट्रायल में डिसाइड होगा, लेकिन एज एन प्रीलिमिनरी इशू इसके लिए एक बनेगा वेदर द सूट इज इंस्टीट्यूटेड विद इन द जुरिस्डिक्शन विद इन कोर्ट विच हैज जुरिस्डिक्शन। तो फिर इसके लिए दोनों, अगर प्लेंटिफ उसको मान लेता है तो फिर कोर्ट अपना फैसला उसके ऊपर दे देगा, लेकिन अगर कोर्ट प्लेंटिफ जो है इसको नहीं मानता तो फिर क्या होगा, जो डिफेंडेंट होगा वो भी अपनी तरफ से लाएगा और प्लेंटिफ जो होगा वो भी अपनी तरफ से एविडेंस लाएगा। फिर कोर्ट इन दोनों के एविडेंस को देखेगी और फिर फैसला करेगी आया कि इसकी जुरिस्डिक्शन यहाँ पे बनती है या नहीं। अगर उसकी जुरिस्डिक्शन बनती हुई तो फिर ये कोर्ट आगे चलेगा, अदरवाइज इस प्लेंट को वो रिटर्न कर देगा और उसको कहेगा कि आप अप्रोप्रिएट कोर्ट के पास जाएं। अच्छा, इसके लिए क्या होगा कि वो जो ओरिजिनल कोर्ट के अंदर प्लेंट आई है ना वही वापस की जाएगी, लेकिन एक सर्टिफाइड कॉपी उस प्लेंट की बनवाई जाएगी और उसको कोर्ट फाइल में डाल दिया जाएगा और उसको रिकॉर्ड रूम में रख दिया जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं ऑर्डर 7। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? क्लियर है मैम। चलो ठीक है, हम लोग ना इसको ऑर्डर 7 रूल 11 को नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। अभी सर अली की क्लास है। सॉरी सर अली, मैंने अभी मैसेज देखा। कोई बात नहीं मैम, आपने अब वाइंड अप कर दीजिए पढ़ाना।